Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel that is Governance and Grammar by Garima. So we are back here with another video. पिछली बार हमने एक चैप्टर 1 जो है बुक नंबर 2 का वो हमने कंप्लीट किया है. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अगेन बुक नंबर 2 का और चैप्टर को समझेंगे. इसके अंदर वन पार्टी डोमिनेंस बेसिकली जो स्टार्टिंग से एक पार्टी जिसकी डोमिनेंस रही है, जैसे कि जो हम सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी है, उसकी डोमिनेंस की बात करेंगे इसके अंदर. और कुछ मेजर ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन है या मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं इंडिया की, उसकी बात करेंगे. तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. और चैप्टर को रटना नहीं है, चैप्टर को समझना है. शुरू करते हैं. एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस क्या है? चैप्टर नंबर 2 है बुक नंबर 2 का. ठीक है क्या? स्टार्ट करते हैं. चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग. सबसे पहली बात जो आई है, आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन मेनी कंट्रीज डिसाइडेड नॉट टू लेट पीपल वोट फ्री. ये कई कंट्रीज की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही. एक रेफरेंस तौर पर बात चल रही है पहले कि भाई किसी भी कंट्री के अंदर जब इंडिपेंडेंस मिलती थी तो उसके बाद लीडर्स क्या सोचते थे, भैया किसी भी तरीके से जो आम जनता है उनको इंडिपेंडेंटली वोट करने का अधिकार नहीं देना चाहिए, कि जनता जो है क्या होगी, सिर पे चढ़ जाएगी. और हम लोग जो जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए मेहनत की है, कहीं ऐसा ना हो उनका ही पत्ता कट जाए, उनको ही पीछे कर दिया जाए. दे थॉट दिस वुड प्रिवेंट डिसएग्रीमेंट्स. इससे क्या होगा, कंट्री यूनाइटेड रहेगी, एक रहेगी. इससे लोग डिसएग्री करेंगे नहीं. भाई सिंगल लीडर होगा, अपने आप उनको चूज करने का अधिकार ही नहीं होगा तो क्या डिसएग्री करेंगे? वो जो भी होगा उनको मानना पड़ेगा. उनका ऐसा थॉट था. और वो क्या करते थे, प्रॉमिस करते थे कि ठीक है वोटिंग लेके आएंगे और हाँ हाँ वोट करवाएंगे वोट कराएंगे. बट पहले वो खुद एक लंबे समय के लिए खुद जो है रूल किया करते थे. दे मेड इट टफ फॉर पीपल टू हैव अ से इन हाउ थिंग्स वर डन. लोगों की ऑब्वियसली जब डेमोक्रेसी नहीं है, वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि आम जनता से उसकी डिमांड या आम जनता से उसकी मांग पूछी जाए. दिस मेड टफ फॉर पीपल कि भैया उनकी आवाज, उनकी पहचान, उनकी बात तो कहीं सुनवाई है ही नहीं ना. सो वाइल दिस हेल्प स्टेबलाइज न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस आफ्टर कॉलोनियल टाइम्स. लेकिन हाँ, हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के भी दो पहलू हैं. और हेड्स एंड टेल्स जैसे वैसे ही अगर ये लोगों के लिए नुकसानदायक था, तो लेकिन जो कंट्रीज जो है कॉलोनियल रूल से बच के अभी निकल रही हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है. तो वहां पे लोगों को, क्योंकि कॉलोनियल रूल में इतनी सप्रेशन, इतनी डिप्रेस सिचुएशन होती है, इतनी डिप्रेस्ड वाली सिचुएशन होती है, डिप्रेशन वाली, कि डिप्रेशन मेंटल डिप्रेशन की बात नहीं हो रही है, दबाव वाली बात हो रही है, कि जनता उसके बाद एकदम से उछलना चाहती थी. जैसे स्प्रिंग होता है, जितना दबाया उसके बाद एकदम से छलांग लगती है, जनता वैसे करती है. तो ऐसी सिचुएशंस में अभी वोटिंग का अधिकार ना देना एक पर्सन को सही माना जा सकता है. लेकिन लीडर्स क्या करते हैं, वो उसको लगातार खींचते रहते हैं, बिकॉज दे वांट अपनी सत्ता, उनको अपनी कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार है. इट ऑल्सो मेंट लेस फ्रीडम फॉर द पीपल लिविंग देयर. और इससे क्या होता था, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको क्या है, बहुत कम फ्रीडम मिलती थी. लेकिन अब इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर पहली बात यही रही कि इंडिया जो है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में एक तरीके से ओरिजिन इंडिया का हुआ. पॉलिटिकल लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस क्या थी, दैट वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे. द पॉलिटिकल लीडर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक नेशन. एक डेमोक्रेटिक नेशन एस्टेब्लिश करने की सोची कि हाँ भैया हम तो डेमोक्रेसी लाएंगे और एक डेमोक्रेटिक नेशन एस्टेब्लिश करेंगे. मेनी लीडर्स इन अदर नेशंस डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द डेमोक्रेटिक पाथ एज इट वाज थॉट दैट इट वाज इंट्रोड्यूस इंटरनल डिफरेंसेस. कि भैया अभी कई कंट्रीज ने सजेस्ट किया कि अरे क्या करने जा रहे हो यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे तो लोग देखना लड़ पड़ेंगे आपस में, लोगों का बहुत दिमाग खराब हो रखा है, बहुत ज्यादा सप्रेस हो रखे हैं, ये पंगा मत लो. लेकिन इंडिया ने क्या सोचा, मेकिंग नेशनल यूनिटी जो कंसेप्ट है, कि भैया ठीक है सारे देशों का वो कंसेप्ट है, मानते हैं, हमारा भी वो कंसेप्ट है, लेकिन हम नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से इस कंसेप्ट को लागू नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे. और हम लोग डेमोक्रेसी को रिस्टोर करके ही जो है नेशन को यूनाइटेड रखेंगे. इट वाज चैलेंज. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को साइन करके लागू किया गया. कब से? 26 जनवरी 1950 से. टिल देन इंटरिम
गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही थी एंड उसके बाद एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो बना दी गई। लेकिन वो गवर्नमेंट कैसे बनाई गई, वो बनाई गई ना इसके थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शन कमीशन आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में सेटअप हुआ था एंड द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज सुकुमार सेन। ये 1 मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिस्पांसिबल फॉर ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बाउंड्रीज बनाने में द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्टोरल रोल्स है, जो प्रॉपर लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट है, किस तरीके से कौन जनता है, कितनी है, और किस एरिया में है, क्या किस तरीके के डिवीजन होनी है, ये सब काम किसने किया, इलेक्शन कमीशन ने की। प्रॉब्लम्स क्या आई इन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स, द ईसीआई आइडेंटिफाइड वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि औरतों का जो नाम था वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड नहीं था। वो कैसे लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल आई एम गरिमा, तो माई नेम वॉज नॉट रिटन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस टाइम पर होती, मे बी होंगी, पता नहीं किस जन्म की बात हो रही है, मेरा जन्म नहीं था तब, तो अगर मेरा वोटिंग वो बनाना है ना, एक वोटर आईडी बनानी है मेरी, तो मेरा नाम गरिमा आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था, मेरा नाम वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ के नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सामने आ रही थी। दे वर सिंपली लिस्टेड विद द रेफरेंस ऑफ देयर मेल डोमिनेंट मेंबर। आई जस्ट टोल्ड यू, अगर फादर है तो डॉटर ऑफ, हस्बैंड है तो वाइफ ऑफ। इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज एंड ऑर्डर्ड अ रिवीजन इफ पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन कहता भैया हमें ये नहीं चाहिए। क्या है वाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ सतीश कुमार, कितने सतीश कुमार हैं, सतीश कुमार कितने हो सकते हैं, वाइफ ऑफ मनीष कुमार, वाइफ ऑफ राम कुमार, कितने राम कुमार होंगे देश में, कितने मनीष कुमार होंगे, कितने सतीश कुमार होंगे, कैसे पॉसिबल आइडेंटिफाई करना कि सतीश कुमार की वाइफ की बात हो रही है कि मनीष कुमार की वाइफ की बात हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया भैया हमें ये चीज नहीं चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑन द ह्यूज स्केल वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा था ऑब्वियसली। 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे उस टाइम पर और उनको 3200 एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सेलेक्ट करने थे एंड इट वाज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री दैट मेड द इलेक्टोरेट अनयूजुअल। सिर्फ ये साइज से अनयूजुअल नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ, एक चीज और भी रही, क्या प्रॉब्लम ये रही, इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा, 1951 अक्टूबर में और 9 फरवरी 1952 के अंदर। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बावजूद भी इस इलेक्शन को फर्स्ट जनरल इलेक्शन मानते हैं कि 1952 में कंसीडर किया गया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, जैसे अब वोटिंग हुई, कुछ हिस्सों में अब हुई, कुछ हिस्सों में बाद में हुई, कुछ हिस्सों में पहले हुई, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में 1952 में वोटिंग हुई थी, कुछ हिस्सों में बाद में हुई थी। 6 मंथ्स कैंपेनिंग हुई, पोलिंग हुई, काउंटिंग हुई, नॉमिनेशन हुई, सब कुछ जो इलेक्शन प्रोसेस है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था जिसको, एसएसटी में, उस इलेक्शन प्रोसेस को पूरा का पूरा कंप्लीट करने में, काउंटिंग और फाइनली जो है विनर्स और लीडर्स को के नाम को अनाउंस करने में जो है अप्रोक्सीमेटली 6 महीने लग गए। इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव भैया, बहुत कॉम्पिटिटिव थे, हर बंदा सोच रहा था मैं लीडर। देयर वर मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट, हर सीट के लिए 4 से ज्यादा कैंडिडेट्स पाए जा रहे थे। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज एनकरेजिंग, पार्टिसिपेशन का लेवल बहुत एनकरेजिंग था। मोर देन हाफ एलिजिबल वोटर्स टर्न्ड आउट ऑन द वोटिंग डे। भी यही रहता है, अब भी 10 to 15% जनता जो है वोटिंग वाले दिन नहीं आती, तो उस टाइम मोर देन हाफ आ गई थी। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो जो हारे थे ना, उन्होंने भी माना कि यार बिल्कुल बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे, कोई घपला इसके अंदर मानने वाली बात है नहीं हुई। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और भी याद रखे, वो क्या याद रखनी है हमने, जो जनरल इलेक्शन थे ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो वोटिंग मेथड से वो भी थोड़े से चेंज हुए हुए थे, कि भाई पहले सोचा था बूथ रखेंगे, बॉक्स रखेंगे, उसके अंदर इलेक्शन सिंबल बना हुआ होगा और बच्चे बंदे को वो करना पड़ेगा। फिर ईच वोटर वाज गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर, उसको बैलेट पेपर दिया गया और बोला गया कि आपको क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर वो डाल देना है। आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन इस मेथड को चेंज कर दिया गया, नए बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ प्रिंटेड था और स्टैंपिंग करके वो सिलेक्शन हो जाया करती थी, पर्ची नहीं डालनी पड़ती थी। और उसके बाद से तो ईवीएम्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू हम लोग जो है वोटिंग का प्रोसेस जो है हमारा होना शुरू हो गया। अच्छा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें, द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। लोग जो मना कर रहे थे, सबसे ज्यादा मजा ही वही आता है जिसके लिए तुम्हें दुनिया मना करे कि तुम हार जाओगे, और उस काम को करके जीतने में जो मजा आता है ना, उस जैसा मजा कहीं अवेलेबल है ही नहीं, है ना। तो यही सेम काम इंडिया ने किया। इंडिया, ये तो इंडियन टेंडेंसी हो चुकी है, पता लग रहा है कि शुरू से चलता आ रहा है ये सब।
द इंडियन एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। इंडियन ने जो लोग कह रहे थे कि भैया ये डेमोक्रेटिक तरीका इलेक्शन ये सब छोड़ दो, फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसा बोलने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया, गलत साबित कर दिया। इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world। और ये एक लैंडमार्क बन के रह गया, एक बहुत बड़ा डिसीजन बन के रह गया उस टाइम पर। इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कुड नॉट बी हेल्ड इन कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन। ये पॉसिबल नहीं था। लोगों को कहना था नहीं यहाँ की तो जनता गरीब है, यहाँ की तो जनता अनपढ़ है, उनको क्या मतलब वोटिंग से, उनको क्या मतलब इलेक्शन से, उनको क्या मतलब इस चीज से इस चीज से। तो ये सब चीजें जो है वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ की वो जो गरीब जो अनपढ़ जनता थी वो मोर देन 50% ऑफ द जनता जो है वोट करने गई थी। इलेक्शंस कांग्रेस वोन 354 सीट्स और मोस्ट फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस को 354 सीटें मिली थी। ठीक है जी। और जेएल नेहरू फर्स्ट पीएम बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई थी कम्युनिस्ट पार्टी। एंड यहाँ पे जब बात हो रही है कांग्रेस की, तो कुछ चीजें मैं भी क्लियर कर दूं कांग्रेस के बारे में। वैसे मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कांग्रेस को लेकर, बट वो फैक्ट्स तो से ना क्या कह सकते हैं यहाँ पर, डिप्लोमेटिक नहीं, कंट्रोवर्शियल है, तो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती फैक्ट्स को। तो कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बोला जाता है, सर एओ ह्यूम ने ढूंढी थी, कब 1885 में बनाई थी। सर एओ ह्यूम का पूरा नाम है सर एलन क्लैवियन। ठीक है। इनके साथ जो थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, वो रहे वोमेश चंद्र, ये CHANDRA वाले चंद्र नहीं है, चंद्र बनर्जी। ठीक है जी। और ये सर एओ ह्यूम के साथ जो थे दादा भाई नौरोजी एंड दीन शॉ। अच्छा, ये फेमस और इम्पोर्टेंट चेहरों में से एक थे कांग्रेस की एग्जिस्टेंस। हम कांग्रेस डोमिनेंस की बात कर रहे थे, हमने बात करी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या बने, फर्स्ट पीएम बने। आइए डिटेल में जानते हैं कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस क्यों डोमिनेटिंग रही? कांग्रेस पार्टी as it was popularly known had inherited the legacy of national movement। कई बार ना क्या होता है हमारे देश में, अभी तुम्हारे लेटेस्ट सामने कुछ एग्जांपल्स अपने घर वालों से पूछना, तुम्हारे सामने तो नहीं आए होंगे, तुम छोटे होगे उस टाइम, बट तुम्हारे घर वालों के सामने जरूर आए होंगे। क्या बड़े ही सोशल मोमेंट्स चला लेनी है, बड़ी जनता के फेवर में खड़े हो जाना है, और तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट्स चलाने के बाद और बड़ी जनता के सामने ऐसा हीरो बनने के बाद अल्टीमेटली क्या हो, इलेक्शंस में खड़े हो जाना, इलेक्शंस में खड़े होने के बाद जीत जाना। ये काम कांग्रेस के साथ भी हुआ पॉपुलरली भाई। इंडिपेंडेंस में, नेशनल मूवमेंट में इसके लीडर्स इतने स्ट्रांगली सामने आए, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलवाई, फायदा तो मिलना था ना। अच्छा, एक सिंगल पार्टी थी उस टाइम पे जिसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी और ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड हो चुकी थी। फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू। बीजेपी की बात करें, अगर 2014 की बात करें, बीजेपी बीजेपी नहीं जीती, it was not भारतीय जनता पार्टी that was the Modi factor that won। तो उस टाइम पर भी क्या था 52 में, that was JL Nehru factor that won the most। he was the most popular and charismatic personality। बहुत ज्यादा अम, कह सकते हैं कि जनता की आवाज बनने वाली पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं। कांग्रेस कैंपेन किया, पूरी कंट्री में टूर किया, और तुम लोगों को याद हो तो जो रीऑर्गेनाइजेशन करने में भी बहुत हेल्प की, मतलब की है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पार्टी को 364 वोट्स मिले आउट ऑफ 489 सीट्स।
seats मिली 364 out of 489 in first Lok Sabha elections that were held in 1952. कम्युनिस्ट पार्टी जो है 16 सीट्स मिली कम्युनिस्ट पार्टी को, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे। उसके बाद क्या रहे, क्यों रहे, लोकसभा इलेक्शंस में जीते, उसके बाद कांग्रेस को बिग विक्ट्री मिली दोज इलेक्शंस में भी, और सिर्फ ट्रिवेंकोर और कोचिन जो मद्रास उड़ीसा वाला एरिया है वहां पर कांग्रेस का जो हवा है वो नहीं चल पाई, अदरवाइज पूरे देश में चल चुकी थी। फाइनली इन स्टेट्स में भी गवर्नमेंट तो कांग्रेस ने बना ली, सो द पार्टी रूल्स ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल्स। सारी मेजोरिटी लेकर नेशनल और स्टेट लेवल पे इस पार्टी ने रूल करना शुरू कर दिया, एंड एज एक्सपेक्टेड JL Nehru became the first prime minister after the general elections. कांग्रेस डोमिनेंस इन सेकेंड जनरल इलेक्शन, कांग्रेस डोमिनेंस 1957 में, 52 के बाद 5 साल बाद 57 में हुआ। सेम पोजीशन रही लोकसभा के अंदर, 3/4 सीट्स जो है वो रही। अपोजिशन पार्टीज 1/10 नंबर ऑफ सीट्स भी कांग्रेस के अगेंस्ट जीत नहीं पाई। एंड देन स्टेट असेंबली इलेक्शंस, यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली कुछ केसेस में, एंड जैसे कि अगेन वही केरला साउथ साइड थोड़ा सा रहा, वहां पे कोलिशन चला, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस ने मिलकर कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर बनाई। कोलिशन क्या है, सेम आइडियोलॉजी तो नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन सेम पावर में आने के लिए क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। आज अर्ली 1957 के अंदर कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला, और वहां पे केरला जो है करेला बन गया, कड़वाहट आ गई कांग्रेस और केरल के अंदर। मार्च 1957 में इलेक्शंस हुए फिर से असेंबली के, कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, लार्जेस्ट नंबर सीट्स केरला के अंदर, पार्टी के को 126 में से 60 सीट्स मिली और 5 इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट मिली तो 65 हो गए, मेजोरिटी बन गई। गवर्नर जो EMS नंबूदिरी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे, उनको बुलाया कि आइए आप मिनिस्ट्री बनाइए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के तौर पे सामने आई। अदरवाइज कहीं हिस्ट्री में उठा लो, रशिया उठा लो, कहीं भी उठा लो, चाइना उठा लो, कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शंस करके नहीं जीती। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस, फिर भी कांग्रेस ने बाकी सारी स्टेट्स और बाकी सारे देश को जो है रूल किया। फिर तीसरा इलेक्शन 1962 में कांग्रेस की डोमिनेंस रही, बड़े इजीली ऑल स्टेट्स में जो है वो इलेक्शंस जीत लिए, 361 सीट्स जीती टोटल लोकसभा इलेक्शंस में। कांग्रेस डोमिनेंस के नेचर की बात करें, कहते हैं इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जहाँ पे एक पार्टी की डोमिनेंस पाई जाती है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास दूसरे देशों में, बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस देयर कि उन कंट्रीज और इंडियन एक्सपीरियंस में क्रूशियल डिफरेंस है कि रेस्ट ऑफ द countries में the dominance of one party was ensured by compromising democracy। वहां पे एक पार्टी का रूल तो है लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं है, लेकिन इंडिया डिफरेंट इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से। सम कंट्रीज चाइना, क्यूबन, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली सिंगल पार्टी रूल द कंट्री। चाइना वगैरह, क्यूबा या सीरिया जैसी कंट्रीज में सिंगल पार्टी रूल ही अलाउड है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, चैप्टर हाफ में डिवाइड किया है। उसके बाद हम जो है कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल सोशल कोलिशन रही है, कैसे रही है, वो सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी क्या क्या रहे, मेनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़े एंड येट कांग्रेस ने जीता। दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड जो नेल्सन मंडेला के अंडर बनी थी उसके साथ बहुत सिमिलर था। मेनी लीडर्स हु वर एट द फोरफ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग। अब वही सेम बात उस टाइम पर ANC के AFC के अंदर भी जो लीडर्स जो है अपार्थाइड के खिलाफ लड़े, सोशल मूवमेंट चलाया, वो जीत गए। ऐसे ही हमारा कांग्रेस के साथ भी रहा। कांग्रेस को एक फेस ऑफ अच्छा मिल गया कि भैया ये तो बड़े जनता के फेवर के बंदे हैं, ये तो जनता के सौदागर सौदागर मतलब जनता की आवाज है, सौदागर नहीं है, जनता की आवाज है, इन जैसी आवाज कोई उठा नहीं सकता। कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, कांग्रेस ऑलरेडी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी हुआ करती थी, एंड बाय द टाइम जब तक दूसरी पार्टी सोचती कुछ करने की, कांग्रेस की स्ट्रेटेजीज और कांग्रेस के जो कैंपेन्स थे, कांग्रेस के जो फिलोसफीज थी, कांग्रेस की आइडियोलॉजीज थी, वो लोगों के मन में जो है वो घर कर चुके थे ऑलरेडी।
Many parties were formed only around independence और after that कई इंडिपेंडेंस से बिल्कुल पहले बनी, कई इंडिपेंडेंस के बाद बनी, लेकिन एक कांग्रेस है फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स 88 85 से चलती आ रही है, नाम तो रहेगा ही रहेगा। सेम चीज यहाँ पर होती है। अब आपने बच्चे को टूथपेस्ट शुरू करवाना है तो हम लोग क्या कहेंगे, यार शुरू से कोलगेट आ रही है, कोलगेट का ही दियो कुछ, और कुछ मत दियो, ये पुरानी चलती हुई आ रही है ना। ऐसे पुरानी चीज, पुराने नामों को हम सबसे पहली प्रेफरेंस देते हैं, नए की तरफ जाते हैं बट ग्रेजुअली एंड स्लोली जाते हैं। यही सेम चीज कांग्रेस के केस में भी हुई, सबने कांग्रेस कांग्रेस करके कांग्रेस को जिता दिया। एंड स्टे ट्यून्ड, मैं खुद लिख रही हूँ आज पार्ट 2। बाय बाय। एंड आई रियली फील चैप्टर को समझा होगा, रटा नहीं होगा, और अगर रटा नहीं है समझा है तो आपके दिमाग का दिल जो है क्या होना चाहिए, गार्डन गार्डन होना चाहिए। ओके देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ।